हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी NCERT। देखिए चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जन्म नियंत्रण की विधियां। बेसिकली जन्म नियंत्रण की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से देखिए दो प्रमुख विधियां हैं। एक विधि है प्राकृतिक विधि और दूसरी है कृत्रिम विधि। अब इन विधियों के भी कई सारे प्रकार हैं, यानी ये विधियां कई प्रकार से संपन्न होती है। तो देखिए सबसे बात यदि हम करते हैं सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की, तो देखिए परिवार नियोजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परिवार में, फैमिली में सदस्यों की संख्या में जो कमी होती है उसी को तो परिवार नियोजन कहते हैं। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसका नाम बदल करके अब परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जन्म नियंत्रण की विधियां आपको देखना है। देखिए जन्म नियंत्रण की कई सारी विधियां हैं, जिनमें कुछ प्राकृतिक विधियां हैं और कुछ कृत्रिम विधियां भी हैं, अर्थात कुछ ऐसी विधियां जिनमें कि मानव के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए प्राकृतिक विधियों में आपको देखना है, प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत हम 3 विधियां पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आवधिक संयम, या जिसको हम लय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आवधिक संयम, या इसको हम लय विधि कहते हैं। दूसरा है बाह्य स्खलन यानी कि क्वाइटस इंटरप्टस। इसके बाद तीसरी जो विधि है वो है स्तनपान अनार्तव। तो कृत्रिम विधियों के द्वारा भी कई प्रकार की विधियां हैं, जिनके माध्यम से जन्म नियंत्रण या परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सुझावित या आप कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है। तो जन्म नियंत्रण की विधियों में पहली है प्राकृतिक विधि। इसके अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ेंगे, आवधिक संयम या लय विधि, फिर है बाह्य स्खलन और तीसरा है स्तनपान अनार्तव। आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी जो यहाँ पे प्राकृतिक विधि है उसके जितने भी प्रकार हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं पूरा डिटेल से। कृत्रिम विधि के अंतर्गत समझ लेते हैं। देखिए कृत्रिम विधियों के अंतर्गत कई सारी विधियां हैं, जिसमें पहला है मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां। इसके बाद फिर दूसरा है शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोकना। आपस में शुक्राणु और अंडाणु मिल ही ना पाए, अर्थात निषेचन ही ना हो पाए, तो इससे संबंधित कई सारी विधियां, जैसे पहला है कंडोम, दूसरा है IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके अलावा तीसरी विधि है ट्यूबेक्टोमी और चौथी विधि है डायफ्राम और पांचवी है वैसेक्टोमी। तो ये 5 प्रमुख विधियां जिनके माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और विधि है कृत्रिम विधि में, जिसको हम कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं, तो चलिए इसमें हम देखते हैं आज की इस वीडियो में प्राकृतिक विधियां क्या होती है, और प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत जो भी विधियां हैं इनके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कृत्रिम विधियों की जितनी भी विधियां हैं इसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक विधियां क्या होती है और प्राकृतिक विधियों के प्रकार। तो देखिए इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, जिसमें हमने आपको बताया है कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण, या आप ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जो होता है, बेसिकली जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई सारे उपाय हैं। उन उपायों के अलावा कुछ विधियां भी हैं जिनसे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली विधि है यहां पे प्राकृतिक विधियां। देखिए प्राकृतिक विधियों में क्या होता है, ये विधियां बेसिकली अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले ही ना, इसको रोकने के सिद्धांत पर यह विधि बेसिकली आधारित है। और इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मेन पॉइंट है इस विधि की। प्राकृतिक विधि का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार से हमको ना तो औषधि की आवश्यकता है, यानी ना तो मेडिसिन की आवश्यकता है, और ना ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बेसिकली 3 विधियां आती हैं जिनको हम समझेंगे। तो यानी प्राकृतिक विधियों में आपने क्या देखा कि मानव हस्तक्षेप की बड़ी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक विधियों में अंडाणु व शुक्राणु आपस में संगम हो ही ना, अर्थात संभोग हो ही ना, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह चीज आपको याद रखना है कि इसमें ना तो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी इस विधियों के माध्यम से पॉपुलेशन को कंट्रोल यानी कि जन्म नियंत्रण किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण ऑलरेडी होगी। जब जन्म नियंत्रण होगा तभी तो जनसंख्या में नियंत्रण होगा। तो प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत देखिए 3 विधियां आती हैं। सबसे जो पहली विधि है वो है आवधिक संयम, या इसको हम लय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आवधिक संयम।
संयम का मतलब होता है कि लंबे समय तक, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संभोग से बचते हैं। तो संभोग से बचते हैं, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि लंबे समय तक, मतलब कुछ समय तक, यदि कुछ अवधि तक यदि संयम कर लिया जाए संभोग के लिए, तो निषेचन नहीं होगा और किसी भी प्रकार से शिशु के निर्माण होने की संभावना नहीं होगी। तो आवधिक संयम या लय विधि क्या होती है? इसको हम पेरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं? इसको हम पेरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। तो आवधिक संयम या लय विधि समझते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, यह भी काफी कारगर व आसान विधि है। इसमें आपको बस थोड़ा सा समझना है। देखिए, ये तीनों ही विधियां इतनी आसान है, बस आपको 2 मिनट अच्छे से यहां पे समझना पड़ेगा। सबसे पहली जो विधि है आवधिक संयम या लय विधि। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जिसको हम मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि बेसिकली 28 दिनों की होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने क्या देखा है कि 13वें और 14वें दिन, मतलब 14वें दिन तो अंडोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और इसके आसपास के दिन वाले, जैसे मान लीजिए 14वें के 2-4 दिन पहले और 14वें दिन के 2-4 दिन बाद, यानी हम कह सकते हैं यहां पे कि 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन से लेकर के, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 10वें दिन से लेकर के यहां पे आप पाएंगे कि 17वें दिन तक। तो 10वें दिन से लेकर के जो माहवारी चक्र होती है, अर्थात जो अंडाशय चक्र या रजोधर्म चक्र या मासिक चक्र होता है, उसमें 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक की अवधि में संभोग से बचते हैं। मतलब कोई भी कपल यदि दंपति है तो वो मासिक चक्र में यदि 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन की अवधि तक आपस में संभोग या कॉपुलेशन की क्रिया से बचते हैं, तो अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि होती है। क्योंकि जो 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन की अवधि होती है वो अंडोत्सर्ग के लिए अपेक्षित अवधि होती है। कहने का मतलब है कि अंडोत्सर्ग बेसिकली 14वें दिन होता है, यानी ओवुलेशन जो होता है वो मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। तो मान लीजिए कि यदि ऐसी दशा में संभोग होता है तो 14वें दिन के आसपास यदि संभोग होता है, मान लीजिए 14वें दिन हुआ या कि 15वें दिन हुआ, इसके आसपास के दिनों में यदि संभोग होगा तो जाहिर सी बात है कि जो अंडाणु होंगे वो शुक्राणु से संयोग कर जाएंगे, अर्थात स्पर्म जब पहुंचेंगे अंडवाहिनी में तो वहां अंडाणु भी मिल जाएगा, क्योंकि 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो इन दिनों के आसपास यदि अंडाणु भी मिल जाता है तब तो निषेचन हो जाएगा और इस प्रकार से जाइगोट बनेगा और शिशु भी तैयार हो जाएगा भ्रूण बनने के बाद। अब इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए यह विधि है आवधिक संयम विधि। मतलब कुछ अवधि के लिए संभोग के लिए संयम करना पड़ेगा। तो संयम करते हैं कोई भी दंपति कुछ दिनों के लिए संभोग करने से बचने के लिए। तो किस किस दिन तक? तो आपको याद रखना है कि इस विधि में क्या करते हैं कि कोई भी दंपति मासिक चक्र का जो 10वां से लेकर के 17वां दिन है, क्योंकि 10वें से लेकर के 17वें दिन की जो अवधि होती है इसमें अंडोत्सर्जन की जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है, जिस कारण से इन दिनों में संभोग से बचना चाहिए। क्योंकि यदि इन दिनों में यदि संभोग हो गया तो गर्भाधारण की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि होती है 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक की। तो इन दिनों में दंपति को संभोग से बचना चाहिए और इन दिनों तक यदि संभोग से बच जाएंगे तो गर्भाधारण के अवसर जो होते हैं वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यही ऐसा समय होता है कि गर्भाधारण के अवसर ज्यादा बढ़ जाते हैं इन दिनों में। तो मासिक चक्र में जो 14वें, 15वें, 16वें दिन हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 10वें दिन से लेकर के बताया गया है कि 17वें दिन तक, यदि मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन तक की अवधि जो होती है इसमें दंपति संभोग करने से बचते हैं। और ये अवधि में यदि संभोग नहीं करते हैं तो इसके अलावा यदि इसके 17वें दिन के बाद यदि आप करते हैं या कि मासिक चक्र के स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक यदि करते हैं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में अंडाणु के रिलीज होने की संभावना बहुत कम है, अर्थात ना के बराबर है। तो ये 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक की ही अवधि ऐसी होती है जिसमें गर्भाधारण तीव्र गति से हो सकता है। तो इन दिनों में संभोग से बचना चाहिए। यदि इन दिनों में कपल या दंपति संभोग से बच जाते हैं तो उनमें किसी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा अंडाणु और शुक्राणु में, और इस प्रकार से किसी प्रकार से नए शिशु की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अर्थात इस विधि के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है पॉपुलेशन को या जनसंख्या को। तो जन्म नियंत्रण किया जा सकता है किसी भी प्रकार से आवधिक संयम या लय विधि के द्वारा। तो आवधिक संयम या लय विधि आपको समझ में आ गई होगी कि इस विधि में कोई भी दंपति जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक संभोग से बचता है। क्यों? क्योंकि यह अंडोत्सर्जन की तीव्र अवधि होती है। इन दिनों में अंडोत्सर्जन तीव्र गति से होता है
और इस दौरान यदि संभोग नहीं होता है तो गर्भाधारण के अवसर कम हो जाएंगे और इस प्रकार से आपस में सहवास से बचना चाहिए, अर्थात संभोग या कॉपुलेशन से बचना चाहिए इन दिनों में। तो यह विधि है आवधिक संयम या लय विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आवधिक संयम मतलब कुछ दिनों के लिए, आवधिक मतलब कुछ अवधि के लिए संयम अर्थात कंट्रोल करना चाहिए किसको, संभोग की क्रिया को, जिससे कि क्या होगा, बर्थ कंट्रोल होगा, जन्म नियंत्रण होगा। दूसरा इसके बाद दूसरी विधि है प्राकृतिक विधियों में से बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन को हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। तो बाह्य स्खलन जो विधि है, इसमें बस थोड़ा सा आपको गौर करना है यहां पे कि इस विधि में पुरुष जो होता है वो संभोग के दौरान वीर्य स्खलन के ठीक पूर्व अपना जो लिंग है वो स्त्री की योनि से बाहर निकाल करके वीर्य सेचन से बच जाते हैं। यह क्रिया भी बहुत कारगर है। इस क्रिया में भी देखिए कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट या अलग से कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाह्य स्खलन के कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपस में मेल और फीमेल के लिंग आपस में मिले, यानी योनि के साथ यदि हम कहते हैं पेनिस मान लीजिए आपस में मिला, तो अब जैसे ही मान लीजिए संभोग की क्रिया हो रही है, अब उस संभोग की क्रिया के दौरान जैसे ही वीर्य या सीमेन स्खलित होने वाला होगा, उसके ठीक कुछ समय पहले ही यदि मेल अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है, तो ऐसे में जो वीर्य है वो अंदर नहीं जा पाएगा, अर्थात शुक्राणु जो होते हैं, चूंकि वीर्य के अंदर ही होते हैं, तो वीर्य या शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएंगे योनि या वजाइना के अंदर। क्योंकि यदि पुरुष अपना लिंग बाहर निकाल लेगा स्खलन के पहले ही, तो वो बाहर कहीं पे गिरा देगा वीर्य के अंदर जो स्पर्म है उसको। लेकिन वीर्य या स्खलन किसी प्रकार से मादा की योनि के अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि भैया यहां पे क्या हो रहा है, वीर स्खलन के ठीक पहले ही जो पुरुष है वो अपना लिंग बाहर निकाल ले रहा है योनि से। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से वीर जो है योनि के अंदर नहीं जा पाएंगे और आपस में निषेचन किसी प्रकार से नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी जनसंख्या को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक आखिरी विधि है प्राकृतिक विधियों में से, वो है स्तनपान अनार्तव, यानी इसको हम कहते हैं लोक्टेशन ओमिनेरिया। क्या कहते हैं इसको हम? लोक्टेशन ओमिनेरिया कहते हैं। तो स्तनपान अनार्तव क्या होता है? यह भी काफी सिंपल मेथड है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इस विधि में होता क्या है एक्चुअल में, यह विधि जो है इस तथ्य पर निर्भर है कि प्रसव के बाद यदि स्त्री किसी भी शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्जन एवं ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता है। देखिए यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, अर्थात निर्भर है कि यदि कोई भी स्त्री प्रसव क्रिया के बाद जो शिशु उत्पन्न हो रहा है उसको यदि लगातार भरपूर मात्रा में यदि स्तन का पान कराती है, अर्थात स्तन से दुग्ध का श्रावण कराती है शिशु को, तो ऐसा करने के दौरान क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि अंडोत्सर्जन जो है अंडोत्सर्ग नहीं होता है और साथ ही साथ ऋतुचक्र प्रारंभ भी नहीं होता है जब तक भरपूर मात्रा में कोई भी शिशु स्तनपान करता है मादा से। तो कहने का मतलब यह है कि यह विधि इसी तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद जो स्त्री है यदि वो शिशु को भरपूर मात्रा में स्तनपान कराती है तो इस दौरान अंडोत्सर्ग एवं ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो कुछ समय तक यदि ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता है तो भी कुछ समय तक के लिए जनसंख्या को कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। तो पूरी तरह से अंडोत्सर्ग और ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता है। अतः जितने दिनों तक मादा जो है शिशु को यदि स्तनपान कराना जारी रखती है लगातार, तो गर्भाधारण के जो अवसर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अवसर शून्य हो जाएंगे। पर एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि ऐसा माना जाता है कि यह जो विधि होती है बेसिकली यह विधि प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कारगर साबित हुई है। कहने का मतलब यह है कि 6 मंथ के बाद, जैसे मान लीजिए प्रसव क्रिया के माध्यम से कोई भी शिशु पैदा हुआ, अब उस शिशु को यदि लगातार 6 महीने तक कोई भी स्त्री लगातार यदि स्तनपान कराती है तो इन 6 महीने तक उस स्त्री के अंदर मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग नहीं होगा। तो जब 6 महीने तक नहीं होगा तो अगला जाइगोट का निर्माण या अगला संभोग जब नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी और शिशु का निर्माण नहीं होगा कुछ दिनों तक। तो कुछ दिनों तक इसको जरूर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह विधि कहा जाता है कि 6 महीने तक के लिए ही कारगर होती है। 6 महीने के बाद फिर इस विधि को कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस विधि के माध्यम से। तो एक यह भी विधि है जिसमें से कुछ समय तक जनसंख्या को या जन्म कंट्रोल को यानी कि बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण किया जा सकता है। तो स्तनपान अनर्थक का मतलब होता है कि यदि कोई स्त्री लगातार स्तनपान जब तक कराती है अपने शिशु को
तब तक उसमें मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अर्थात वहां पे निषेचन नहीं होगा और नए शिशु का निर्माण नहीं होगा। तो यह विधि इस तथ्य पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि यहां पे तीनों की तीनों जो प्राकृतिक विधियां हैं आपको समझ में आ गई होंगी। प्राकृतिक विधियों में हमने आपको बताया कि किसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीनों ही विधियों में आपने देखा, आवधिक संयम विधि में आपने क्या देखा कि इस विधि में जो दंपति होते हैं वो कुछ समय के लिए संभोग से बचते हैं, और यदि उस समय वो संभोग से बच जाते हैं तो उसके बाद फिर गर्भाधारण के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इससे भी बर्थ कंट्रोल हो सकता है। दूसरी विधि आपने देखी बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में क्या होता है कि इस विधि में जो पुरुष है वो संभोग के दौरान वीर्य स्खलन के ठीक पूर्व, जैसे ही वीर्य स्खलित होने वाला होता है वैसे ही कुछ समय पहले अपने लिंग को मादा के योनि से बाहर निकाल लेगा, और इस प्रकार से किसी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों की तीनों विधियां समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक विधियां, इनकी जितनी कृत्रिम विधियां हैं इसकी वीडियो हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।